हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों के प्रकार। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है विवर्तनिक पर्वत और दूसरा भाग होता है घर्षित पर्वत। विवर्तनिक पर्वत के अंतर्गत ऐसे पर्वत आते हैं जो कि भू हलचलों, दबाव, तनाव, उभार आदि के कारण इनका निर्माण होता है। तो इस वर्ग के अंतर्गत मोड़दार अथवा वलित पर्वत, अवरोधी अथवा ब्लॉक पर्वत, गुंबद आकार के पर्वत और संग्रहित पर्वत, ये सभी उपवर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा वर्ग होता है अवशिष्ट अथवा घर्षित पर्वत। तो चलिए सबसे पहले हम विवर्तनिक पर्वत के अंतर्गत मोड़दार अथवा वलित पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। वलित पर्वत को मोड़दार पर्वत कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण प्लेटों के मुड़ने से होता है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का धरातल के चट्टानों के मुड़ जाने से इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। इस कारण इसे मोड़दार पर्वत कहा जाता है। हमारे देश की हिमालय पर्वत एक प्रकार की वलित पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण टेथिज नामक उथला सागर से हुआ है। वर्तमान में जहां हिमालय है वहां पहले टेथिज नामक उथला सागर था, जिसमें उपस्थित मिट्टी और गादे इस पर्वत का निर्माण हुआ है। वलित पर्वत के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाता है। तो याद रखिएगा, वलित पर्वत के निर्माण के आधुनिक सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। चूँकि मोड़दार पर्वत का निर्माण छिछले सागर से होता है, इस कारण उसमें जीवों के अवशेष भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से उसके मध्य में स्थित कोई सागर या फिर क्षेत्र ऊपर उठता है, जिसके कारण इस पर्वत का निर्माण होता है। वर्तमान में जहाँ हिमालय स्थित है वहाँ पर पूर्व में टेथिज नामक उथला सागर था, जबकि उसके उत्तरी क्षेत्र को अंगारा लैंड कहते हैं और उसके दक्षिणी क्षेत्र को गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और इन दोनों प्लेटों के आपस में एक दूसरे की ओर खिसकने से मध्य में स्थित टेथिज नामक उथला सागर, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यह खिसकने की प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। इसी कारण हिमालय पर्वत को नवीन पर्वत कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अगर हम वलित पर्वत के उदाहरण की बात करें तो हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, रॉकीज और एंडीज ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला वर्गीकरण है अवरोधी पर्वत, जिसे ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा कि ब्लॉक पर्वत को ही भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण तनाव से धरातल के किसी भाग में दरार पड़ गई और जिसके परिणाम स्वरूप निम्न 3 प्रकार की दशाएं उत्पन्न हुई। अगर कोई समतल है, यहाँ पर अगर दरार पड़ गई, उसके पश्चात हम 3 दशाओं को देखेंगे कि किस प्रकार इस पर्वत का निर्माण होता है। सबसे पहले 2 दरारों के मध्यवर्ती भाग के ऊपर उठ जाने से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, जिसे हॉस्ट कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके मध्य के जो दरारी भाग वह ऊपर उठ गई और इस पर ब्लॉक पर्वत का निर्माण हुआ। दूसरी स्थिति होती है दोनों ओर के स्थल खंडों के नीचे धंस जाने से। इसके अगल बगल के जो भूखंड है उस नीचे दब जाने से उसके मध्य का क्षेत्र ऊपर उठ जाता है और इस प्रकार ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तीसरा भाग होता है जिसमें जो मध्य का क्षेत्र होता है वह नीचे बैठ जाता है, जबकि उसके अगल बगल के दोनों क्षेत्र अपनी पूर्व स्थिति में रहते हैं, जिसके कारण हमें उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार जो मध्य का भाग होता है वह समतल हो जाता है और नीचे बैठे हुए भाग को दरारी घाटी कहा जाता है। इस प्रकार इन 3 दशाओं के माध्यम से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। सबसे पहले एक सामान्य समतल में दरार पड़ती है, उसके पश्चात ये 3 अवस्थाएं उत्पन्न होती है। अगर हम भारत में ब्लॉक पर्वत के उदाहरण की बात करें तो भारत के विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो विंध्याचल पर्वत एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसे भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है। अगला पर्वत है गुंबदाकार पर्वत। भूपटल के किसी भाग पर चापाकार आकृति में अगर ऊपर की ओर उठ जाती है तो इस प्रकार गुंबदाकार पर्वत का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि पृथ्वी की सतह चापाकार आकृति में ऊपर की ओर उठ जाती है, ऊपर की ओर उभार आता है, तो इस प्रकार इस पर्वत का निर्माण होता है। उसके बाद अगला पर्वत होता है अवशिष्ट पर्वत। सामान्य अवस्था में यह एक पर्वत होता है, परंतु इसमें मृदा का अपरदन होता है और अपरदन के परिणाम स्वरूप यह एक नया स्वरूप धारण कर लेता है। अपरदन अर्थात घर्षण की प्रक्रिया होती है, इस कारण इस पर्वत को घर्षित पर्वत कहा जाता है।
सामान्य अवस्था में यह एक पर्वतीय भाग होता है। इसका ऊपर का भाग अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा अपर्दित होता है, घर्षित होता है, जिसके पश्चात इसका नया स्वरूप हमें प्राप्त होता है और इसे ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत के नीलगिरी पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी ये सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा कि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं। नीलगिरी की पहाड़ी जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है, पारसनाथ की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ियाँ ये सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अगला पर्वत है संग्रहित पर्वत। संग्रहित मतलब इकट्ठा होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे संग्रहित पर्वत कहते हैं। इसके अंतर्गत धरातल पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि के धीरे धीरे जमाव के परिणाम स्वरूप एक पर्वताकार स्थलाकृति का निर्माण होता है और इसे ही संग्रहित पर्वत कहा जाता है। संग्रहित पर्वत के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पर्वत आते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के एकत्रित होने से निर्मित पर्वत भी संग्रहित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। इस पर्वत को संचित पर्वत भी कहा जाता है। संग्रहित का अर्थ होता है संचित, अर्थात इस पर्वत को संचित पर्वत भी कहा जाता है। ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा प्राप्त होती है उसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं और जिस प्रकार एक पर्वतनुमा आकृति प्राप्त होती है उसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। वही मरुस्थल के विशाल बालू का स्तूपों का निर्माण होता है और स्तूपों के रूप में इस पर्वत का निर्माण होता है। अगर हम संग्रहित पर्वत के उदाहरण की बात करें तो अमेरिका के शास्ता और जापान का फ्यूजियामा संग्रहित पर्वत के उदाहरण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है बालू का स्तूप और इसे संग्रहित पर्वत कहा जाता है। वहीं दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा और अन्य पदार्थों से निर्मित पर्वत जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। यह भी संग्रहित पर्वत या फिर संचित पर्वत का उदाहरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।